नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद पहुंचकर अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। तमाम समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव इस बार क्या करेंगे, चूंकि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने करहल से विधानसभा सीट से प्रत्याशी बने और जीत दर्ज की। अब उन्होंने एक सीट छोड़नी थी, या तो अपनी विधायकी की सीट छोड़ें या फिर सांसदी की। अब जो फैसला अखिलेश यादव ने लिया है, इस फैसले के क्या सियासी मायने होंगे, इस पर बात करेंगे। और अखिलेश यादव अब हमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नजर आएंगे। जब योगी आदित्यनाथ सदन में अपनी बात कहेंगे तो उनका सामना करते अखिलेश यादव भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर अब आमने सामने दोनों नजर आएंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे, आमने सामने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और करहल से जीत भी हासिल की थी। अखिलेश यादव के करहल से चुनाव जीतने के बाद से लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कि वो सांसद या विधायक की सीट में से किसी एक को चुनेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने विधायक बने रहने का फैसला लिया है। उन्होंने आज संसद पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। सूत्र बताते हैं अखिलेश यादव ने यह फैसला अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के कहने पर लिया है। अब उनके इस फैसले के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। आखिर क्यों अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट छोड़कर विधानसभा की सीट चुनी, इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं अखिलेश के इस्तीफा सौंपे जाने पर कुछ राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं। जिन पार्टियों और परिवारों ने 75 सालों में 60 सालों तक उत्तर प्रदेश में राज किया हो, एक बेहतरीन प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया हो, वो आज इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल में बीमारू से बेहतरीन प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश, और इस बात को वो लोग भी जानते हैं जो लोग कि इतने बेहतर और इतने बेहतरीन प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने के गुनाहगार रहे हैं। और आज की तारीख में हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते तय कर रहा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के लोग प्रगति की मुख्यधारा के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। इसलिए जो लोग जो है वो बेहतरीन प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने के जिम्मेदार हैं, वो इस तरह के जो है वो बातों को करें तो मजाक लगता है। देखिए, अखिलेश जी ने जो कृत्य काम किए थे वही उजागर हो रहे हैं, उसी की वो चर्चा भी कर रहे हैं। जो नीति आयोग ने फिगर्स दिए हैं वो 2016-17 के हैं, तो कृपया करके उस पर फिर से झांक लें अखिलेश जी। और उस पर जो दिखा है कि फैमिली प्लानिंग रिलेटेड जो फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स हैं वो कितने कमजोर हैं, और उसी का उल्लेख नीति आयोग ने करा है, जबकि उनका काल चल रहा था। अच्छा, अखिलेश ने एक और बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जब शपथ ग्रहण होगा तो मैं आऊंगा नहीं, बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा। देखिए, ये कोई सरकार निमंत्रण नहीं भेजती है, अखिलेश जी को भी पता है। ये राजभवन के माध्यम से जाता है, और एक संवैधानिक पदों पे जो रहते हैं और जो राष्ट्रीय दल के या राजनीतिक दल के जो लीडर्स होते हैं उनको भी भेजा जाता है। तो ये एक सबको अच्छा लगता है कि आए, और मैं उनको इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में उनके आदरणीय पिताजी स्वयं आए थे और उन्होंने उस निमंत्रण का सम्मान भी किया था। तो अखिलेश यादव के सांसद पद से इस्तीफा देने के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चूंकि 2024 नजदीक है, अगर वो सांसद बने रहते तो शायद ज्यादा समय जमीन पर ना दे पाते। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि उनके पास इस बार जो नतीजे आए उत्तर प्रदेश में, हालांकि अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 2017 के मुकाबले 2022 के जो नतीजे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, वोटिंग परसेंटेज में भी खासी बढ़ोतरी हुई है।
और अखिलेश यादव का चेहरा जिस तरह से इस बार नजर आया जनता के बीच, उनको लेकर जो अपार जन समर्थन देखने को मिला, तो जो राजनीति की जानकार है उनका यह भी कहना है कि अखिलेश यादव का चेहरा जो इस बार नजर आया है उस पर विश्वास लोगों का काफी बढ़ा है। अब ये समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है जो लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास बढ़ा है वो ऐसे ही बना रहे, और अखिलेश जितना ज्यादा समय जमीन पर देंगे उतना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की जो सीट थी अगर उसको छोड़ते भी हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि 2017 में भी सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में थी विधायकों की, और इस बार भी वही स्थिति है। तो अखिलेश यादव को यह भी लगता है कि आजमगढ़ से किसी को भी अगर उपचुनाव में लड़ाते हैं तो जीत जो है समाजवादी पार्टी की ही होगी। तो कुल मिलाकर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में अखिलेश यादव जुट जाएंगे, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम सारी बातें आ रही थी, किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा उसको लेकर भी एक कोशिश थी कि खुद ही अगर आगे आया जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी, और विपक्ष की जो भूमिका है उसको जोरदार तरीके से सदन में उठाने का काम अखिलेश यादव करेंगे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। फिलहाल हमारे साथ मनोज उपाध्याय जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। के बख्श सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत मनोज उपाध्याय जी आप ही से करेंगे। जो अखिलेश यादव के सामने दो विकल्प थे, एक तो वो अपना सांसद पद जो है उसे बनाए रखें, करहल की सीट से छोड़ दें, तो ये जो फैसला लिया गया है क्या मानते हैं, कितना फायदा समाजवादी पार्टी को इससे पहुंचेगा और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी को और आपके दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अखिलेश यादव जी का जो मतलब फैसला है, अभी तक वो कहते थे कि लोकसभा की सीट से हम इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने सोचा होगा, और जाहिर सी बात है कि करहल एक ऐसी सीट है जहां पे उनके पिताजी, उनके पुश्तैनी सीटों को समाजवादी, वहां देखिए यादवों का भी वोट काफी ज्यादा है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव ना लड़ना, क्योंकि 2 साल बाद 24 में चुनाव है, और 24 में जनता फिर से जवाब देगी। जिस प्रकार से आज उसने जो है जवाब दिया जनता ने इनके कारनामे से, इस नाते। और रह गई बात ये, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि मेन है कि विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा देने के नहीं, ये आज तक आप बताइए पिछली बार ये कभी भी अपने घर से बाहर निकल के राजनीति नहीं किए हैं, कभी घर के बाहर जनता के बीच में नहीं आए हैं। ये समस्या है कि इस्तीफा लोकसभा से दे रहे हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश में अपनी वेस वोट अपना देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि पहले विधानसभा, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में ये 99% भी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे, 100 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इस नाते, क्योंकि अखिलेश यादव जीवन भर ट्विटर की राजनीति किए हैं और बनी बनाई विरासत पे बैठने का काम उन्होंने किया है, इस नाते जो है अखिलेश यादव को हमको नहीं लगता कि जो है वो उनका लोकसभा से इस्तीफा दे दें चाहे विधानसभा से दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है। के बख्श सर हमारे साथ बने हुए हैं। के बख्श सर, जैसा कि अभी मनोज जी बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपका क्या नजरिया है? क्या 2024 नजदीक है, इस वजह से फैसला लिया गया ताकि ज्यादा समय हम उत्तर प्रदेश में गुजारें, लोगों के बीच रहें, ताकि 2024 में पार्टी को फायदा हो, सीटों की संख्या बढ़े? नलिन जी, अभी आपने अपनी जो रिपोर्ट पहले दिखाई है, ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले, उस रिपोर्ट को मैंने देखा। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुलायम सिंह यादव जिनके पिताश्री हैं, उनके कहने पे इन्होंने लोकसभा सीट छोड़ी है। मुलायम सिंह जमीनी नेता रहे हैं, और उनको ये पता है कि राजनीति जमीन से ही शुरू की जाएगी, तभी उच्च स्तर पर बढ़ा जाएगा, उच्च कीर्तिपाद स्थापित किया जाए। जब तक ये उत्तर प्रदेश को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आपको ये भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश से ही सत्ता का रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है। तो मुलायम सिंह इस चीज को भली भांति जानते थे,
और उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि आप बेहतर होगा कि पहले अपने प्रदेश को मजबूत करें, प्रदेश के विधायकों को मजबूत करें, जो सीटें आप हारे हैं अब जमीनी स्तर पे जाके जमीन पे जाकर उन सीटों पर काम करें और लोकसभा से। अखिलेश यादव ने अकलमंदी का काम किया, जो पिता की बातों को इग्नोर कर देते थे। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अपने पिता की सलाह को मानते हुए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया है। और जैसा भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप सबसे जो विधानसभा में इस बार का जो सबसे पहले तो 10 विधायक किसी पार्टी के होते, 10 विधायक किसी पार्टी होते, इस समय सपा जो है प्रतिपक्ष में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है और एक मजबूत प्रतिपक्ष मिलेगा। और ये भी पहला मौका होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का कि जब योगी और अखिलेश साथ साथ होंगे और एक जब अखिलेश और अखिलेश जी के बारे में योगी जी कहते हैं कि हम हैं, तो हम लोग ये क्या गुल खिलाते हैं विधानसभा में आमने सामने बैठ के, ये आगे वाला समय बताएगा। जी के बख्शी जी, ये माने कि आजमगढ़ की सीट जाने का खतरा कम लग रहा है समाजवादी पार्टी को, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, चुनाव में कुछ चीज खतरा और वो नहीं, चुनाव में देखा जाता है कि जात का कितना वोट है, यादव वोट वहां पे ज्यादा है, इसलिए अखिलेश यादव मान कर चल रहे हैं कि अगर मैं लोकसभा की सीट आजमगढ़ की खाली करते हैं तो आसानी से जीत लेंगे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। सलीम जी बिल्कुल, हमारे साथ सचिन सरोहा जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, स्वागत है चर्चा में आपका। सचिन जी, आज अखिलेश यादव सदन पहुंचे, संसद पहुंचे और वह संसद पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। कैसे देखते हैं? 2 विकल्प थे, या तो सांसद के पद से इस्तीफा दें या फिर विधानसभा के पद से। उन्होंने विधानसभा पद को बनाए रखा है और सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। सचिन जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी सचिन जी, आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है, देखिए वो बहुत सोच समझ के और एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, उन चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि भाई मैं आपके दुख सुख में यहाँ साझेदार रहूंगा, अगर हम सरकार में आए तो आपके हितों की हम रक्षा करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और अगर अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि वो सांसदी छोड़ के लखनऊ में बैठ के उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द को सुनेंगे और उनका समाधान कराने का काम करेंगे, तो मैं तो बधाई देता हूँ। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि उन्हें डर था कि अगर ऐसी चर्चाएं हैं कि आजमगढ़ की अगर सीट ना छोड़ते तो करहल में अगर उपचुनाव होता तो एक सीट और हाथ से निकल जाती। क्या एक सीट निकल जाने का भी डर था? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मीडिया के सभी साथी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी मजबूत तरीके से गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और किन परिस्थितियों में कुछ सीटों को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और वहां के प्रशासन ने उन जिलों की किया है। हार का कहीं कोई डर ना अखिलेश यादव जी को है, ना हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को है। ये तो बनी बनाई बेतु की बातें कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोग उछाल देते हैं, तो कोई सच्चाई हमें नजर नहीं। ठीक है, एक और हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, 2 खास मेहमान माफ कीजिए, और देश के जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव भी है। हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। इसके अलावा पीएन द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आपको भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा अनुभव है, काफी नजदीकी से समझते हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को। सर, आपका भी स्वागत है। अजय कुमार जी, आप ही के पास आएंगे। अजय कुमार जी, आज जो अखिलेश यादव ने सांसद के पद से इस्तीफा दिया है, 2 विकल्प थे, तो करहल छोड़ते या आजमगढ़ छोड़ते। उन्होंने आजमगढ़ को छोड़ने का काम किया। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, अखिलेश ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही काम किया। उन्हें अपना पूरा ध्यान 2024 पर केंद्रित करना है।
अब लोकसभा में उन्होंने अगर अपना आजमगढ़ छोड़ा है तो आजमगढ़ में बाई इलेक्शन करके वो किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन उनका अगला लक्ष्य जो है वो ये है कि योगी से वो कैसे टक्कर लें। विधानसभा चुनाव में उन्होंने टक्कर ली, एक पर एक उन्होंने किया, बाकी पार्टियां पीछे रह गई। तो अब वो चाहते हैं कि विधानसभा में भी, अब जिस तरह आप देखिए एमएलसी के लिए उनके उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, सारी चीजें हैं, तो अखिलेश इसलिए अब एक मुश्त हो करके, एकजुट हो करके उन्होंने तय किया कि हम जो है आजमगढ़ की सीट छोड़ करके अपने करहल की विधानसभा सीट को रखेंगे और वो नेता विपक्ष के रूप में। देखिए, दो विकल्प हैं। आजम खान ने भी लोकसभा की अपनी आजमगढ़ की वहां की सीट से इस्तीफा दिया है और रामपुर की सीट से अब आजम खां और ये दोनों लोग विधानसभा में, ठीक है आजम खां जी जेल में है, लेकिन नियम है जब विधानसभा का सत्र चलता है और अध्यक्ष की अनुमति से विचाराधीन कैदी या जेल में बंद कैदी उसको सदन में लाया जाता है, अनुमति दी जाती। तो आजम खां भी आएंगे। अब कभी कभी बात कही जा रही कि नेता प्रतिपक्ष आजम खां बनेंगे या अखिलेश बनेंगे, तो मैं तो जो समझता हूं कि अखिलेश अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाएंगे कि आजम खां को बनाए, तो वो स्वयं बनेंगे और आजम खां और ये दोनों मिल करके विधानसभा में योगी मंत्रिमंडल और भाजपा के विधायकों से मोर्चा लेंगे। ये निश्चित रूप से मुलायम सिंह भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जब, तो उन्होंने अकेले दम पर अपने पूरे सदन को, अपने विपक्षी सदस्यों को एक करके सदन में धरना प्रदर्शन सारी चीजें उन्होंने की हैं। अब अखिलेश का भी फर्ज बनता है कि वो प्रदेश की राजनीति करें, देश की राजनीति बाद में करेंगे। वो 2024 में अगर अच्छे मतों से जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जरा सी सीट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, योगी सरकार की एक एक योजना का वो विधानसभा में जमकर विरोध करेंगे। और मैं तो यही समझता हूँ कि अगर अखिलेश ये निर्णय लेते हैं तो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बने तो उनके सारथी के रूप में तमाम लोग खड़े होंगे। ठीक है कि इसी सदन में नेता विपक्ष के रूप में उनके चाचा शिवपाल जी भी रहे हैं, तो शिवपाल जी भी उनके बगल में बैठेंगे और अपने आजम खां भी बैठेंगे और तमाम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 बार के विधायक अगर आजम खां हैं तो उनकी भी योग्यता का और उनके संसदीय कार्य मंत्री रहे अखिलेश यादव की सरकार में, इन सबके अनुभवों का लाभ अखिलेश को मिलेगा और एक संघर्षशील विपक्ष नेता के रूप में अगर उन्होंने अपने सदन में, विधानसभा के सदन में, सत्र में अपनी ताकत का इजाफा किया तो वाकई में 2024 में वो संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। और इससे एक चीज अच्छी रहेगी कि अगर सांसद के रूप में रहते वो तो ज्यादातर वो दिल्ली में ही रहते, और अब उनको उत्तर प्रदेश विशेषकर लखनऊ में रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं तो समझता हूँ कि ये उनका अच्छा काम है, सोचा समझा निर्णय है। बिल्कुल। पीएन द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। पीएन द्विवेदी जी, क्या माने 2024 जो है वो एक बड़ी वजह है जो उन्होंने आजमगढ़ का जो सांसदी का पद है छोड़ दिया है, विधानसभा का पद बना रहेगा, विधानसभा के सदन में नजर आएंगे? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का सशक्त होना बहुत आवश्यक होता है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में जैसा कि विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उससे ये निकला है कि समाजवादी पार्टी एक प्रतिपक्ष के रूप में, एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरी हुई है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी एक सशक्त नेता का होना आवश्यक है। अखिलेश यादव ने जो आजमगढ़ से संसदीय सीट से इस्तीफा दिया है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिन में विधानसभा में वो एक अच्छी सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर पाएंगे और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। दूसरी बात, जैसा अभी अजय जी बता रहे थे कि
सांसद के रूप में सपा मुखिया अगर दिल्ली में रहते तो उन्हें दिल्ली में समय अधिक देना पड़ता, उत्तर प्रदेश में उनको कम समय मिलता। और अब वो एक विधायक के रूप में जब विधानसभा में उपस्थित रहेंगे तो उससे सरकार के ऊपर नकेल भी अच्छी कसेगी और सरकार अच्छे ढंग से विकास कार्य कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। मनोज जी के पास आएंगे। मनोज उपाध्याय हमारे से बने हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। मनोज जी, जैसे अभी इलेक्शन भी है एमएलसी के, उसको लेकर भी क्या अब जो समय है ज्यादा से ज्यादा अखिलेश यादव देंगे? इसके अलावा जो तमाम सारे जो मुद्दे होंगे जनता के वो उठाते नजर आएंगे विधानसभा में, ये भी बड़ी वजह है। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे हमारे पत्रकार काफी सम्मानित पत्रकार हैं, काफी अनुभवी हैं। आप लोगों ने अपने अनुभव से ये कहा कि अखिलेश यादव जब लोकसभा की चुनाव लड़े थे, इस प्रकार से बातों से ये अनुभव हो रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के मतलब है कि उत्तर प्रदेश पे ध्यान नहीं दे पाए। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा अखिलेश यादव को लड़ना नहीं चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज हम आपको बता दें, जिस प्रकार से अभी देखिए हमारे पत्रकार साथियों ने कहा है, काफी सम्मानित है, उन्होंने ये भी कहा कि जो है कि जी अखिलेश यादव जी को अनुभव की जरूरत है। आजम खान जी से अनुभव चाहिए, अपने चाचा शिवपाल जी से अनुभव चाहिए, बिल्कुल अनुभव की जरूरत है अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव अनुभव विहीन व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की बनाई विरासत पे बैठने का काम किया है। वो अपने घरों में ट्यूटर की राजनीति करते आए हैं, तो अनुभव की जरूरत है। आज तक बताइए, पिछला 5 साल बीत गया, जो है विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा में उनको सरकार बनाई थी, तो उसके बाद भी उन्होंने कभी, आप बताइए कि विपक्ष की भूमिका में ही अगर वो रहे और विपक्ष पर कभी वो खड़े होकर रोड पर एक जगह कहीं बैठे हों। मुलायम सिंह जी धरना देते थे, बिल्कुल सही बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, अच्छे लोकतंत्र की यही परिभाषा है। लेकिन अखिलेश यादव विपक्ष का भी काम करने में पिछली बार भी असफल है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं चाहते कि मैंने मेहनत करना पड़े। उनको तो एयर कंडीशन कमरों में बैठने की आदत है। तो अपनी आदत अखिलेश यादव जी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोक, क्योंकि नेता वो होता है, सेवक वो होता है जनता का, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, वो काम करेगा, वो जनता के बीच में जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ना तब जा पाए। आजमगढ़ उनका जो है लोकसभा का क्षेत्र था। 3 साल में अखिलेश यादव जी कितनी बार आजमगढ़ आए, इसकी आप स्वयं आप देखे होंगे, आप जानते भी हैं कितनी बार उन्होंने आए। अपनी की अगर आप गिनेंगे शायद 1-2 बार आए। लोकसभा का सफर और दिल्ली का सफर, देसी कमरों में बैठना खाली अखिलेश यादव को शोभा देता है। और अखिलेश यादव रोड पर आज भी, मैं हमारे जैसे पत्रकार भाइयों ने कहा, हमको बहुत ही अच्छा है कि और एक देखिए अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने कहा है कि एक अच्छा लोकतंत्र वही है जब विपक्ष मजबूत हो, और अखिलेश यादव भी मजबूती से विपक्ष का काम नहीं करेंगे। उन्होंने जनता के छलने का काम किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अपनी सरकार में किया था। आज आजमगढ़ की जनता से वो पूछते थे, क्या आजमगढ़ की जनता ने कहा है उनसे कि आप यहाँ से इस्तीफा दीजिए? जब लड़ना हुआ था तो इस नाते वो हमेशा सौतेला व्यवहार करते हुए हर जगह आए हैं। और हमको नहीं लगता कि अखिलेश यादव कहीं भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष करने का उनके अंदर, जिस बात से राजा के घर राजकुमार पैदा होता है, तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह की विरासत पे ऐश करने आए हैं और जनता समझ गई है। इस नाते जनता उसका जवाब देगी। ठीक है के बख्शी जी, यूपी की राजनीति में और मजबूत बनकर उभरना है अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव अगर बीते 5 साल की बात करें, 2017 के बाद जब आपकी हार हुई पार्टी की, तो जमीन पर नजर नहीं आए। जब जिला पंचायत पे जो इलेक्शन के नतीजे आए, उनको लगा नहीं हम रेस में हैं, तब उनको लगा नहीं हम तो लड़ाई में हैं, और जो नतीजे आए वो भी बहुत खराब नहीं है, पिछली बार की अपेक्षा तो बेहतर नतीजे हैं। तो अखिलेश यादव को लगने लगा अब हमें जमीन पर उतरना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। ये निश्चित तौर पे शैलेंद्र जी, अखिलेश यादव को जमीन पर उतरना होगा और लोगों से मिलना होगा, क्षेत्रों में जाना होगा, पैदल यात्राएं करनी होगी, ये सब कुछ अखिलेश यादव करना होगा। लेकिन जो 2017 में उनको हार मिली, उसके बाद पंचायत राज पे चुनाव हुए, उसके बाद कई और चुनाव हुए जिसमें उनको शिकस्त मिली। इन चीजों को जीरो सभा के लेकर ही 2022 के विधानसभा चुनाव में जो उनकी 43 सीटें थी, 43 थी ऐसे कुछ कम थी, उसको लेके 1 सैकड़ा पार करके सीटें ले आए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव को जमीन पे उतरे तभी इतनी सीटें आई हैं, पहले जमीन पे नहीं उतरे थे इतनी सीटें आई थी। तो सपा का ग्राफ बढ़ा है और इससे सबक लेके ही उन्होंने ये ठान ली है, पिताजी की सलाह ही मान ले। पिताजी ने कहा होगा पहले अपनी जमीन मजबूत करो, बाद में फिर आगे की बात सोचना।
तो इस पिताजी की बात को मान करके ही मुलायम सिंह, क्योंकि एक अनुभवी नेता है, धरती पुत्र कहलाते हैं, तो उनके अनुभवों को मान करके पहली बार अखिलेश ने ऐसा किया, पिताजी की बात मानी है और उनकी सलाह पे चले हैं। और अगर अपने पिताजी की सलाह मानते हैं, जमीन पे उतरते हैं, अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलते हैं, जैसे उनके पिताजी धरना प्रदर्शन करते थे, अगर वैसा करेंगे तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और विधानसभा में जैसा कि अभी हमारे अजय कुमार जी ने कहा कि विधानसभा में उनका पास एक मजबूत नेता है, एक मुलायम सिंह, एक शिवपाल सिंह यादव, दूसरे वो आजम खां जो संसदीय कार्य मंत्री रहे, इन्हीं की गवर्नमेंट में रहे जब 2017 में, तो उनको अच्छा खासा, और 9-10 बार के विधायक रहे, तो उनका अच्छा खासा अनुभव है। उनसे अनुभव लेकर अगर विधानसभा में अपनी भूमिका को और अधिक उजागर करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि आगे ये विपक्ष की भूमिका और मजबूत करेंगे। इससे अखिलेश यादव थोड़ा उभर कर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, विपक्ष की जो भूमिका है उसको और मजबूत करेंगे अगर उन्होंने जो फैसला लिया है, हमें ऐसे देखना चाहिए। सचिन सरोहा, जैसा ये कहा जा रहा है कि डर था कि आजमगढ़ की अगर सीट नहीं छोड़ेंगे तो करहल की सीट हम हार जाएंगे। देखिए चौहान साहब, बिल्कुल कोई डर नहीं था। मैंने पहले भी कहा, डरने की बात ही नहीं। चौधरी चरण सिंह जी और लोहिया जी की विचारधारा के लोग कभी डरते नहीं है और न डरे हैं। ये अगर फैसला माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया है तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए लिया है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों का कोटा खत्म कर दिया। अभी हाल ही में विधान परिषद के एक प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह जी, उनके नामांकन पत्र को छीन लिया गया और वहां अभद्रता हुई। तो ये सारे जो कुकर्म और जो जनता के साथ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश आए हैं और हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की जोड़ी मिलके जनता के हितों के लिए संघर्ष करेगी और हर वो उस योजना का विरोध करेंगे जो जनता के खिलाफ होगी। योगी सरकार की तानाशाही को रोकने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी करने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है अजय कुमार जी, जो ब्लॉक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही जा रही थी, उस दिशा में भी एक बड़ा कदम आने कि अब वो ज्यादा समय दे पाएंगे, दिल्ली में ना रह के लोगों के बीच जाएंगे। देखिए शैलेंद्र जी, बात बिल्कुल सही है। सांसद दिल्ली तक सीमित रहता है, ये बात क्षेत्र है कि वो अपने क्षेत्र में जाए, लेकिन जब वो एक विधायक के रूप कार्य करता है, वो भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब अखिलेश काम करेंगे तो उन्हें कम से कम अपने कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, विधानसभा के नेता विरोधी दल के कक्ष में और विधानसभा में समय समय पर उपस्थित रहना पड़ेगा। दिल्ली में तो ठीक है, पार्लियामेंट में रहते थे या सेंट्रल हॉल में रहते थे, मुलाकात करते थे, लेकिन यहाँ पल पल की खबर उनको रखनी होगी। और जहां तक मैं जानता हूं, अखिलेश अभी तक तो उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन पिछले 1 वर्ष में उन्होंने जो सक्रियता दिखाई है, चाहे वो धरना प्रदर्शन रहे हों और चाहे अभी कुछ ही महीने पहले अपने कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के जो विक्रमादित्य मार्ग का कार्यालय है, वहां पर वो धरने प्रदर्शन पर बैठे और वहां एक जीप भी जलाई गई, खैर अलग की बात है, लेकिन कम से कम अगर उन्होंने अपने पिता और चाचा से थोड़ा सा भी सीख ले ली तो वो 2024 में एक मुख्य लड़ाई में रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय बाहर है, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट करके रह गई है। इन्हीं की संख्या 2017 की तुलना में इस बार इनके विधायकों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं संघर्ष में है। और अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोगों को तो ये आशा हो गई थी और विश्वास हो गया था कि सरकार उन्हीं की बनने वाली है, लेकिन अब हारे तो हार से सीख लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। डीजल के पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं, ये इस पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अगर मुलायम सिंह और शिवपाल यादव की तर्ज पर अखिलेश ने
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह करके वो काम के देखे गोविंद चौधरी थे, बड़े सज्जन व्यक्ति। विधानसभा में बड़ी सक्रियता से योगी जी के सवालों का जवाब देते थे और उन पर कटाक्ष करते थे। तो इस बार राम गोविंद चौधरी जी पराजित हो गए, आजम खां जीत गए हैं, और आजम खां के साथ साथ और भी कई मुस्लिम जीते हैं। तो अखिलेश यादव उनका सहारा लेंगे, खुद नेता विपक्ष की सीट पर बैठेंगे, बीच बीच में अपने सदस्यों को लॉबी में भेजेंगे या दीर्घा में जो सदस्य बात नहीं होगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा उनके इस फैसले से। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आज के उस फैसले की जहां उन्होंने आजमगढ़ की सीट से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन में गरजते हुए नजर आएंगे। इसी पर चर्चा करने कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, कई सालों का आपको अनुभव है, वीरेंद्र भट्ट जी। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपको चर्चा में। वीरेंद्र जी, आप ही से सवाल है कि अब जो ये फैसला है उसको आप किस तरह देखते हैं? अखिलेश यादव ने जो सांसद के पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अब तक 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी बार बीजेपी के हाथों उसको एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2022 में समाजवादी पार्टी का दावा था कि वो 400 सीटें जीतेंगे, फिर उन्होंने कहा हम 300 सीटें जीतेंगे, लेकिन 111 पे सिमट गए। तो अब समाजवादी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है और जो कहते हैं कि अखिलेश यादव के सामने अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है टू लीड द वॉर फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे वो खुद खुद उसको लीड करेंगे। तो इसलिए अखिलेश यादव को अब यूपी असेंबली में आना ही था। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा था कि 2014 में, 17 में, 19 में जो जाति अस्मिता की जो ताकत थी समाजवादी पार्टी, उसको लगातार शिकस्त दी है हिंदुत्व की राजनीति ने। ऐसा इस बार भी बीजेपी का दावा है कि हमने जातिवादी ताकतों को हमने हराया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से नया आधार अर्जित किया
गाजीपुर में, जौनपुर में, अंबेडकर नगर में, आजमगढ़ में, बलिया में बड़े पैमाने की सीटें जीती हैं। तो जो उनका जो छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो उन्होंने अलायंस बनाया था, उसके आधार पर जो उनको जाति गोलबंदी करने में जो नई सफलता हासिल हुई है, इसको न केवल बनाए रखना, सस्टेन करना, बल्कि और आगे बढ़ाने के लिए अब लगातार संघर्ष करने की, गोलबंदी करने की और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की जरूरत है। और अब 2024 दूर नहीं है, और 2024 की लोकसभा का इलेक्शन 2027 के असेंबली इलेक्शन की रूपरेखा तय कर देगा। तो ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी के सामने एक अस्तित्व का संकट है। 4 बार हारने के बाद 5वीं लोकसभा और उसके बाद 6वां 2027 का विधानसभा चुनाव। और दूसरी बात, 111 सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, इन सारे सदस्यों को एकजुट रखना, और समाजवादी और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, महान दल और अपना दल के आदि छोटे छोटे जो गठबंधन के साथियों के साथ जो गठबंधन है, इसको बनाए रखना, इसमें कोई तोड़फोड़ ना हो, इसमें ये ना हो कि कोई बीजेपी में चला गया तो कोई कहीं चला गया, उस सबको एक रखने के लिए अखिलेश यादव को अब उत्तर प्रदेश में मजबूती से जमना होगा। और एक बात और है कि शिवपाल यादव उनके चाचा हैं, जो प्रगतिशील पार्टी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से निर्वाचित हुए हैं, तो उनकी भी अपनी आकांक्षाएं होंगी, उनके भी अपने एस्पिरेशंस होंगे, तो उनको भी काबू रखना के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो अखिलेश यादव के सामने इस समय 2 चुनौतियां हैं कि जो उनको नई सफलता मिली है 2022 के चुनाव में, उसको सस्टेन करना, उसको और आगे ले जाना, और पार्टी के ऊपर जो उनका और उनका जो वर्चस्व है वो और मजबूत हुआ है। उन्होंने 2022 के चुनाव में उनके चाचा शिवपाल यादव के अलावा किसी भी एक व्यक्ति को, अपने परिवार के एक भी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने असेंबली का टिकट नहीं दिया था। तो इससे समाजवादी पार्टी को अपने परिवारवाद के आरोप से भी जो है पिंड छुड़ाने में काफी सहायता मिलेगी। और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है, जो इतिहास का बोझ है, बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ समाजवादी पार्टी में गुंडा राज, जंगल राज, अपराधी राज, जो लगातार बीजेपी हमलावर है 1991 से। 1991 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का नारा था भय मुक्त समाज, उस समय भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। तो अब अखिलेश यादव को ये जो बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, जो उनके ऊपर पुलिंदा है अतीत का, उससे भी लड़ना होगा, उससे लड़ने में उनको सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए वो यहाँ पे उन्होंने विधानसभा में रहने का निर्णय किया है, और लड़ाई उनकी बहुत लंबी है। बिल्कुल, लड़ाई जो है बहुत लंबी है, सिर्फ शुरुआत नहीं है, शुरुआत है जो फैसला लिया है। के बख्श सर आपके पास आएंगे। ये माने कि जो चेहरा अगर कोई और होता, अगर विपक्ष के नेता के तौर पर कोई और चेहरा होता, तो उसको लेकर भी एक कशमकश की स्थिति थी, किससे चेहरा बनाया जाए विपक्ष का। तो अखिलेश यादव को लगा मैं ही आगे आ जाता हूं, नहीं चेहरों को लेकर एक रार छिड़ जाएगी आपस में। तो सलीम जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो सीनियर लीडर्स में है, आजम खां हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं और खुद अखिलेश हैं। अब ये तो साफ हो गया है कि अखिलेश के सामने कोई भी, शिवपाल सिंह यादव अगर अखिलेश ये अपने को कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता बने, तो शिवपाल सिंह यादव उस पर हामी भर देंगे, आजम खां भी हामी भर देंगे, इनके नाम पे सर्वसम्मति से प्रतिपक्ष के नेता हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद भी इनको पिताजी की तो सलाह जो माननी पड़ेगी, साथ साथ आजम खां और इनको भी विश्वास में रखना पड़ेगा, उनकी सलाह भी माननी पड़ेगी। कैसे सत्ता पक्ष पे वार करना है, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, कि योजनाओं पे कैसे वार करना है, योजनाओं की विफलताओं पे क्या करना है, सफलताओं पे क्या करना है, इस तरह से सलाह भी माननी पड़ेगी बुजुर्ग नेताओं की। क्योंकि इस समय जो ही वरिष्ठ नेता इनकी पार्टी में जो विधानसभा में जीत के आए हैं, वो आजम खां हैं और शिवपाल सिंह यादव, इनकी सलाह को मानना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे इनका लोकसभा से इस्तीफा देना, उनको 2024 की लड़ाई के लिए अपने को मजबूत करना है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल आवाज कट रही है जी,
जी। अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी, एक बड़ा काम यह भी अखिलेश यादव ने किया जब वो इस्तीफा देने आज पहुंचे। उससे पहले वो अखिलेश यादव जो हैं आजमगढ़ पहुंचे, वहां के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात की, वहां पर इस फैसले को लेकर चर्चा की कि मैं फैसला लेने जा रहा हूं। ये भी एक अच्छी पहल है, एक सूझबूझ है, क्योंकि ज्यादा वक्त, बहुत अनुभव अखिलेश यादव को राजनीति का नहीं है, लेकिन उनको अब लगने लगा है कि अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो पहले उस विश्वास मिले वहां की जनता को। तो आजमगढ़ जाना पहले, उसके बाद इस्तीफा देना, ये भी दिखाता है कि अखिलेश यादव बहुत परिपक्व हो गए। बहुत सही है शैलेंद्र जी, ये बिल्कुल सही है कि वो अपने पहले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गए, वहां की जनता से बात की, वहां से कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त किया कि देखो हमें अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़नी है, उत्तर प्रदेश में हमें अपनी धमक बनानी है। ये बात सही है कि 47 से वो 111 है, उनको तो उम्मीद 313 की थी, 330 की थी, पहले तो 400 तक आ रहे। वीरेंद्र जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत, लेकिन एक बात यह जरूर है कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में रह के लड़ाई लड़ेंगे, समय देंगे। और ये एक संसदीय इतिहास भी है, परंपरा भी है कि जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुना, आप वहां जा करके आप उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूं और मैं अब उत्तर प्रदेश में रह करके लड़ाई लड़ूंगा। एक तो ये चीज है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटे दल जो उनके, जिनसे उन्होंने समझौता किया था, चाहे वो राजभर हो और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, हालांकि वो जीते नहीं है, इनको भी जोड़कर रखने में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जोड़कर रखने में अखिलेश को आसानी रहेगी विधानसभा में रहने की। वो काम शिवपाल उतनी तेजी से नहीं कर सकते, वो काम आजम खां नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनपे एक वर्ग विशेष का ठप्पा लगेगा। और लेकिन अखिलेश यादव रह करके, चाहे वो मुस्लिमों की बात हो, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, वो आसानी से अपने माननीय सदस्य, अपने जो 111 विधायक चुने गए हैं, उनके माध्यम से जोरदारी से उठवाने का कार्य विधानसभा के अंदर करेंगे। और वो अपने को आरोपों से बचाने के लिए वो अपने सदस्यों को वेल में भेजेंगे, उनको तरह तरह के गाइडेंस देंगे, सदन न चलने दें, किन किन मुद्दों पे न चलने दें, ये सब तय करने का काम शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और आजम खां करेंगे। और इनके पास तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव में वहां जीते हैं, राजभर भी जीत करके आए हैं, तो कम से कम एक समन्वय बनाने का काम। अगर अखिलेश दिल्ली में ही रह जाते, पार्लियामेंट में ही रह जाते, तो वो समन्वय बनाने का काम ना आजम खां कर पाएंगे और ना शिवपाल कर पाएंगे, या और जो प्रतिपक्ष में अगर किसी को नेता बनाते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में 2024 को देखते हुए अखिलेश ने ये निर्णय लिया है। और यहाँ रह करके देखिए, उनके पिताजी हैं, लोकसभा में हैं, ठीक है, तो स्वस्थ नहीं है, लेकिन लोकसभा अब क्या चलना है, क्या चलाना है, वो अलग की बात है। उनको 2024 उत्तर प्रदेश से देखना है, यहाँ की सीटों से जो है उनको 80 सीटें किस तरह से वो लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये भी रूपरेखा उन्हें अब उत्तर प्रदेश विधानसभा से ही बनानी पड़ेगी। और विधानसभा में क्या रणनीति हो, बजट कैसा हो, उसमें क्या चीज हो, किस मंत्री का, किस कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, क्या उनके करप्शन से, इसको उजागर अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ही लाभ होगा, उनके दल का लाभ होगा, समाजवादी पार्टी का लाभ होगा। और 2024 में रास्ता बनाने का एक काम विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो करेंगे और उनके सहयोगी के रूप में, हालांकि दोनों ही उनसे सीनियर, 9 बार के विधायक आजम खां है, अब तो 10वीं बार हो गए, शिवपाल भी 6-7 बार के विधायक हैं। इन दोनों से सीनियरिटी में कम होने के बावजूद अगर उनकी सलाह, राय, मशवरा लेकर के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सही ढंग से और उचित मौकों पर उचित निर्णय लेने का कार्य करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को ही बल मिलेगा। बिल्कुल। पीएन द्विवेदी जी, आपके पास आएंगे। जो समाजवादी पार्टी का इस बार जो नतीजे आए हैं, उनमें जितने भी विधायक है, ज्यादातर उसमें मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, फिर यादव हैं, तो और यादवों ने बहुत वोट दिया है, हमेशा देते रहे। अगर चेहरा
मुस्लिम होता नेता प्रतिपक्ष या यादव होता तो एक जाति का ठप्पा लगता। अखिलेश यादव को लगा अगर मैं चला जाता हूं तो जाति वाली बात ही नहीं आएगी। अखिलेश यादव अगर सामने आ जाते हैं। पीएन द्विवेदी जी, शायद पीएन द्विवेदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी सवाल के साथ मनोज उपाध्याय जी आप ही के पास आएंगे कि जाति के ठप्पे से डर की वजह से अखिलेश यादव खुद सामने आ गए। देखिए सदन, सबसे पहले तो हम आपसे ये बता दें कि अखिलेश यादव के अंदर वो क्षमता ना कभी थी ना कभी रहेगी। अभी हमारे पत्रकार साथियों ने काफी अच्छी बात कही, हमें आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। साथ ही साथ एक चीज और आप देखिए, जिस प्रकार से जातीय समीकरण आपने भी देखा होगा, अखिलेश यादव जी तब तक नहीं वो हो पाएंगे क्योंकि तब तक अखिलेश यादव जी एक ही वर्ग विशेष का ध्यान देते आएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए डुमरियागंज में जो घटना घटी है, आज जिस प्रकार से काली माता का मूर्ति तोड़ने का काम समाजवादी की महिला विधायक के द्वारा किया गया था, उनके समर्थकों द्वारा, और जिस प्रकार से पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा, आज हम इसको भी कहीं नहीं भूल सकते। हमारे पत्रकार साथियों से भी मैं अपना, आप लोग तो भाई चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों का हमेशा सम्मान हर जगह होता है, आपको ये चीज लोगों को ही बतानी है। अखिलेश यादव तक भी ये बात आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या अपने उस सपा विधायक के लिए जो है, सपा मुस्लिम विधायक के लिए कभी उन्होंने कहा इस बात के लिए कि हर समाज के लिए की जो है वो, तो भी इतना तो मुलायम सिंह के समय में भी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा कभी नहीं लगा। आज अखिलेश यादव, इसको भी सीखने की जरूरत है अखिलेश यादव को कि कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है, जनता इस बात का जरूर अपना वो काम 2 कवर कम खाएगी, लेकिन आजकल अपने देश के और प्रदेश के इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि आज आप देखिए उसके बाद होली में पूरा डुमरियागंज में किस तरह का आपने अपने स्वयं अपने सर्वे द्वारा देखा होगा, किस तरह के कितनी भीड़ लगी थी डुमरियागंज में होली के कार्यक्रम में। और इस तरह से आने वाले समय में कहीं अगर समाजवादी के 111 विधायक हैं, ठीक है, विपक्ष में रहिए, ना कि दंगा भड़काने का काम करें, क्योंकि अखिलेश यादव का तो समाजवादियों का तो पुराना कल्चर है इस तरह से। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। संघर्ष के साथ साथ डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने के साथ साथ इस पे भी हम लोग जो है, अगर अखिलेश यादव जी को लोग राय दें तो ज्यादा बेहतर हमारे हिसाब से होगा। बाकी रही अखिलेश यादव जी का, वो हमेशा ना तब मिच्योर थे ना आज हैं, हम इतने कहेंगे। और हमारी शुभकामना है कि वो लोकतंत्र का स्थापित करें, वो विपक्ष की भूमिका में जितने मजबूती बनाएंगे, सरकार उससे भी बेहतर काम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर योगी जी तैयार रहेंगे। इस नाते अखिलेश यादव जी विपक्ष में मजबूती बनाएं और साथ ही साथ देश को तोड़ने की बात उनके या उनके विधायक द्वारा ना हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, के बख्श सर आपके पास आएंगे। अब एमएलसी के जो इलेक्शन है बहुत नजदीक हैं, अब उस पर वोटिंग होनी अगले महीने, कितना असर पड़ेगा अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद नतीजों में? के बख्श सर, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। चलिए हम वापस आएंगे के बख्श सर के पास। हम सीधा वीरेंद्र भट्ट जी के पास आते हैं। वीरेंद्र भट्ट जी, कैसे देखते हैं कि जो फैसला है, क्या इसका असर आपका जो एमएलसी के इलेक्शंस हैं उस पर भी देखने को मिलेगा जब वोटिंग होगी? जो विधान परिषद के इलेक्शन है लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिसमें ग्राम पंचायतों के, नगर निकायों के सारे जो मेंबर इलेक्टेड इसके मेंबर होते हैं इसके वोटर, ये तो पहले से शेड्यूल था और इसकी अधिसूचना तो जनवरी में जारी हो गई थी, लेकिन इसका कार्यक्रम टाल दिया गया क्योंकि असेंबली चुनाव चल रहे थे। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि वो इसमें कुछ सीटें ज्यादा जीत लेती है तो समाजवादी पार्टी का अपर हाउस में यानी विधान परिषद में बहुमत बना रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये होगी कि वो इसमें अधिकांश सीटें जीते और उसका अपर हाउस में भी बहुमत हो जाए। और यहाँ अजय कुमार जी भी बैठे हुए हैं। पिछले 25 साल का ये इतिहास है जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं। लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधान परिषद की अधिकांश सीटों पर सदैव जो है सत्तारूढ़ दल की ही विजय होती है। इसमें कोई नई बात, अगर आज आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी रोज अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ जाकर के
शिकायत कर रही है कि हमारे प्रत्याशी को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, नामांकन छीन लिया गया या मारपीट हुई। तो ऐसा ही कुछ 2016 में भी हुआ था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसा ही कुछ तब हुआ था 2011 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। और ऐसा ही कुछ मुलायम सिंह यादव के समय हुआ था जब वो 2006 में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और एक बात ये भी जोड़ दूं, लगभग ऐसा ही उस समय हुआ था जब 2001 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और 1995 में तो इस इलेक्शन की मारपीट में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूट गया था, मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई थी। तो ये जो चुनाव है ये दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। और जिस तरीके से पिछले वर्ष अप्रैल में जुलाई में जो पंचायत के जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव में जो शिकायतें हुई थी कि साहब जो है सदस्यों को पकड़ लिया गया, अपहरण हो गया, पुलिस ने ये किया, वैसी ही शिकायतें इस बार भी आ रही हैं। और अभी तो 9 तारीख को पोलिंग है, ऐसी शिकायतें और भी आएंगी। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने जो अभी बढ़त हासिल की है विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को यूपी विधानसभा में, तो वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनको एक अच्छी खबर और मिले इस चुनाव से। और उनका जो नया वोटिंग क्लास है और जो उनका समर्थक वर्ग है वो ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है, गैल्वेनाइज्ड है, एकदम गोलबंद है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, चुनौती बहुत है। इस चुनौती से पार कैसे पाएंगे ये सवाल है। के बख्श सर, आपके पास आएंगे। ये जो फैसला है अखिलेश यादव का, उससे अब ये माने कि जो लोकल बॉडी है, जैसे बीजेपी कहती बूथ बहुत मजबूत, जो लोकल संगठन बीजेपी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब अखिलेश यादव अब लगातार 5 साल तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। निश्चित तौर पे अखिलेश अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 2024 का चुनाव तो की बात तो हम छोड़ ही दें, ये इनका भविष्य ही खराब हो जाएगा अगर ये संगठन को मजबूत नहीं करें। ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, गांव स्तर पर नहीं जाएंगे, जिले स्तर पर नहीं जाएंगे, दौरा नहीं करेंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे। ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर तक इनको अपने संगठन को मजबूत करना होगा। अपने कार्यकर्ताओं की बात को सुननी पड़ेगी, अपनी बुराइयों को भी सुनना पड़ेगा, आप में कमियां इसको सुनना पड़ेगा। अगर इस मजबूती से नहीं लड़ेंगे तो 2024 का चुनाव दूर, इनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, हार से हताश ना होकर आपको अपने आप को और मजबूत करना है। उस दिशा में इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे अखिलेश यादव के एक बड़े फैसले की, जहां उनके पास 2 विकल्प थे, या तो सांसद पद से इस्तीफा दें या फिर विधानसभा जो जीत कर आए हैं उससे। तो उन्होंने जो फैसला लिया है, सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अखिलेश यादव बहुत जल्द विधानसभा के सदन में गरजते नजर आएंगे, योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल करते नजर आएंगे, जवाब देते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।